हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज 12th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको फिनिश किया था। सारे सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको एक बार देख लें। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर है, सॉरी चैप्टर है, तो कई टुकड़ों में इसको भी हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा स्पेशली ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसमें हम बताएंगे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है, डायरेक्शन क्या होती है, और मेन फोकस रहेगा लॉरेंज फोर्स पर, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। समझ रहे हैं ना? तो ढंग से समझना है, कॉपी पेन निकाल लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ रहे हैं ना? तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सबसे पहला टॉपिक ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? ईच करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी सबसे पहले साइंटिस्ट ऑयरस्टेड ने किया था, ठीक है ना? Each current carrying conductor, each current carrying conductor consists of magnetic field around it, मतलब whenever current is passed through the conductor, then magnetic field is produced around it. This phenomenon is called as magnetic vector of electric current. That is, whenever current passed through the conductor, नोट साथ साथ बनाइए मेरे, then magnetic field is produced around it. Then magnetic field produced around it. This phenomena is called as magnetic effect of electric current. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. This phenomena was observed by the scientist Oersted. This was observed by scientist Oersted. बहुत ही सिंपल सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आप एक मिनट समझ लें। मतलब कुल मिला के ये कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी पॉइंट पे हम उसके चारों ओर मैग्नेटिक नीडल लाएं तो कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। इसने ऑब्जर्व किया था ऑयरस्टेड ने। उनका छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, देखिए मैं बता रहा हूँ ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये बी, सपोज बैटरी, रिहोस्टेट की, और इस तरह से एक सर्किट बना दिया। नीचे एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल रखा था उन्होंने, स्टैंड। इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, जब ये की ओपन थी, मतलब इस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक नीडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। समझ पा रहे हो? जब ये ओपन था, ये ओपन है,
इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे इसमें डॉट लगाई, जैसी डॉट लगाई बैटरी रिवर्स स्टेट, ये डॉट लगा दी थी मैं। अब जो नीचे नीडल था कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब साफ है कि जब ये ओपन था मतलब इस कंडक्टर में कोई करंट थी, मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने डॉट लगाई इसमें करंट गई, मैग्नेटिक नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू द करंट। करंट है तो डिफ्लेक्शन है, करंट नहीं थी तो डिफ्लेक्शन नहीं थी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है? करंट है। फिर हमने एक और बात देखी वहां पर, जैसे ही बैटरी का पोलरिटी चेंज किया मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। देखिए, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, माइनस इधर कर दिया, प्लस इधर कर दिया, करंट उल्टा हो गया। तो मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन था वो भी उल्टा हो गया, कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देख पा रहे हैं आप? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता? 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं बता रहा हूं, आप चाहो तो नोट कर लेना। जब ये ओपन था मतलब करंट पास नहीं हो रहा था कंडक्टर में, मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। दूसरी बात, जैसे ही करंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये कंक्लूजन बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट। एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल आल्सो रिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहले केस में क्या दिख रहा था? मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जनरेट हुआ। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक और डायग्राम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हम करंट की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करते हैं, रिहोस्टेट की पोजीशन को हम चेंज करते हैं, तो डिफ्लेक्शन में भी चेंज आता है। डिफ्लेक्शन में चेंज आने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन इन द नीडल, मोर मैग्नेटिक फील्ड। लेस करंट लेस डिफ्लेक्शन इन द नीडल, लेस मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 बातें यहां से निकल के आती हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू द करंट, नंबर 1 लिख लेना। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और तीसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब ज्यादा करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था। इससे हमें क्या पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलिए अब बात हम करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। अच्छा, एक चीज हम यहां पर और बता दें आपको, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। और डायरेक्शन के लिए 10th में भी सारे रूल थे, तो मैं यहाँ पर रूल लिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रूल आपको बता दूंगा। देखिए, इसको हटा देता हूँ और मैं रूल की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। आपने 10th में पढ़ा था, जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड इधर भी होगा पीछे भी होगा, मतलब ये है ना, इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी होगा, चारों तरफ होगा। डायरेक्शन निकालनी या तो आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करें। राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि थंब को करंट की डायरेक्शन में करो, फिंगर्स directed towards that point at which the direction of magnetic field is to be determined, then the perpendicular direction of palm will give the direction of magnetic field। जैसे मेरा मतलब है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सपोज P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता, अंगूठा करंट की तरफ कर दो, कर दिया,
उंगलियां उधर करो, फिंगर्स को उधर करना जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उधर। अब अपनी हथेली किधर है ब्लैक बोर्ड के अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा वर्टिकली इनवर्ड। ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में हम जो क्रॉस का साइन बनाएंगे, क्रॉस का मतलब होता है वर्टिकली इनवर्ड। आपके पास पेपर होगा तो वर्टिकली इनवर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। और अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सपोज, वही राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट की तरफ देखिए, उंगलियां हमें इधर करनी है तो हथेली किधर इधर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा वर्टिकली आउटवर्ड। ये डॉट है, ये क्रॉस है, वर्टिकली आउटवर्ड। किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मेरा मानना है राइट हैंड थंब रूल लगाओ। थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट, फिंगर्स towards that point at which the direction of magnetic field is to be determined, then the perpendicular direction of palm will give the direction of magnetic field। या आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ध्यान करो। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आप किसी कंडक्टर को अपने हाथ में इस तरह से पकड़ें, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट, देन फोल्डिंग फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, देखिए फोल्डिंग फिंगर्स का मतलब यहाँ फिंगर अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखो आप, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ बाहर, एज ए होल ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। देखो ना, अंगूठा करंट की तरफ होना चाहिए और जो फिंगर्स मुड़ी हुई दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, यहाँ बाहर आएगा। देखो आप किस तरह से, यहाँ से बाहर आएगी बोलिए, यहाँ अंदर घुस रही है, यहाँ से बाहर आएंगी, ये डायरेक्शन होगी। तो बहुत सारे रूल हैं डायरेक्शन निकालने की। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्शन निकालेंगे तो और आपका परफेक्शन होता जाएगा। वैसे आप 10th में सारे रूल पढ़ चुके हैं। तो ये था, ध्यान रखना, एक तो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एक डायरेक्शन होता है फोर्स का। दोनों के लिए रूल अलग अलग हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी तो राइट हैंड पाम रूल या थंब रूल या स्क्रू रूल, कुछ भी लगा सकते हैं अपन। और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अभी हम आगे बताएंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए, अभी हमने पढ़ाया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमने ये प्रूव कर लिया था कि ईच करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम इस करंट को नीचे कर दें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। अपना पाम रूल लगा के आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस की। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज या लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज या लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। देखिए, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल क्यू, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल क्यू, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल क्यू enter in magnetic field, हम सिर्फ अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे। क्यों, कई बार क्या होता है, जिस पॉइंट पे मूविंग चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कितना लगेगा, दोनों को हम अलग अलग करके जस्टिफाई करेंगे। एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड बी with velocity v, then magnetic force acting on it will be given as F is equal to Q
V क्रॉस B। अब जैसे ही V क्रॉस B की बात आए तो आपको 11th का क्रॉस प्रोडक्ट याद आ जाना चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब A क्रॉस B आपको बताया गया था 11th क्लास में इस तरह से। अगर आपका ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ये एंगल थीटा, तो A क्रॉस B करेंगे अगर आप, तो मैंने क्या बताया था? स्क्रू रूल, A से B की ओर घुमाओ, अंगूठा बाहर आएगा, A क्रॉस B ये आएगा, याद करो। और B क्रॉस A इस तरह से आता था, ये 11th क्लास में बताया गया था। तो यहां पर भी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी V और B के परपेंडिकुलर आएगी, ध्यान रखना। V क्रॉस B को जब ओपन करेंगे, F इक्वल टू Q VB साइन थीटा एन कैप, VB साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर V एंड वेक्टर B। ये एन कैप जो है इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और यही एन कैप क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ V वेक्टर एंड V वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन फोर्स की। मेरा मतलब है ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लो ये दो चीजें दी गई हैं, V वेक्टर D वेक्टर दिया गया है आपको, तो जो फोर्स होगा ना ये किसी प्लेन में, ठीक है ना, तो जो फोर्स होगा उनके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, F बराबर Q D क्रॉस B। ये ध्यान रखना, B और B जिस प्लेन में, जैसे मान लो B और B इस प्लेन में, सपोज इस प्लेन में, तो फोर्स जो है ना या तो इधर आएगा या इधर आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? V और B की डायरेक्शन, मान लो B इधर हो गया, B इधर हो गया, तो फोर्स नीचे आ जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि फोर्स की डायरेक्शन होगी वो V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज था। अगर हमें मैग्नीट्यूड फोर्स का निकालना है तो यहाँ से वेक्टर हटा दो, यहाँ से यूनिट वेक्टर हटा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर लिखना है तो F बराबर, यहाँ से वेक्टर हटा दो, QBB साइन थीटा, बस इतना। अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि V और B दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तभी तो थीटा 0 होगा ना। थीटा ये एंगल है, तो इफ थीटा इक्वल टू 0 इसका मतलब V और B दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना होगा? 0। अगर थीटा 90 है, साइन 90 कितना होता है? 1, तो फोर्स आएगा, मैक्सिमम आएगा, वो होगा QBB। समझ गए ना? ये तो था मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स, कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैंने क्या बताया था कि आपका मूविंग चार्ज हो सकता उस रीजन में हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हो, दोनों भी तो हो सकते हैं, तो फोर्स कितना होगा उसकी बात भी कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं। वीडियो को पॉज किया करें, नोट्स किया करें, नोट बनाया करें। देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B both exist
अभी हमने बताया था कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F बराबर QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है, प्लस Q V क्रॉस B, ये भी बताया था मैंने। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स पता ही, तो ये टोटल फोर्स होगा। इसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। का मतलब ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो आप लॉरेंज फोर्स नहीं निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो ये टोटल फोर्स होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिर्फ इतना ही फोर्स लगेगा, इसी को हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा रटना नहीं कि QE प्लस QB भी लॉरेंज फोर्स होता है। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो टोटल फोर्स इतना होगा। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इतना आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स आएगा। समझ गए ना। तो ये बात थी फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। अब जैसा कि हमें पता है मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द करंट। मूविंग चार्ज बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, करंट के इक्विवेलेंट है। तो मूविंग चार्ज का मतलब हम करंट भी ये कह सकते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो इसी को हम आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो मूविंग चार्ज, देखो ध्यान दो जरा, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर मूव हो रहा है, इसका मतलब करंट इधर जा रही है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो मूविंग चार्ज का मतलब ही है करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो जो मूविंग चार्ज को हमने फोर्स पढ़ लिया, तो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा मैंने बताया कि मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए, जैसे मान लो अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट जा रही है यार, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा है, कैसे ही बना दो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस पे भी फोर्स लगी है, लंबाई L है कंडक्टर की। अब हमें इस पे फोर्स निकालना है। तो देखिए, फोर्स का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मूविंग चार्ज पे फोर्स क्या था, Q V क्रॉस B, ये था फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द करंट। अब जैसे मान लो ये कंडक्टर की लेंथ अगर L है और कोई Q चार्ज A से B तक जा रहा है, T टाइम लेगा मान लो, तो हमें पता Q बराबर क्या होगा, IT। आई करंट फ्लो हो रही है, मतलब Q चार्ज T टाइम तक फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी L अपॉन T, चार्ज की जो वेलोसिटी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा चार्ज, L किस टाइम में, T टाइम में, तो वेलोसिटी L अपॉन T इंटू V। देखो T से T गया तो फार्मूला वही कन्वर्ट किसमें हो गया, देखिए तो जो फार्मूला F बराबर Q V क्रॉस B था, वही फार्मूला करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कन्वर्ट हो गया, F बराबर I L क्रॉस B। मतलब क्लियर, यहां पर भी फोर्स किधर लगेगा, L और B के प्लेन के परपेंडिकुलर, L और B के प्लेन के परपेंडिकुलर F लगेगा। कितना लगेगा, इसको भी खोल लो आप, F बराबर I L क्रॉस B L B साइन थीटा n कैप। सारी एक्सप्लेनेशन वही है। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या देगा, इस फोर्स की डायरेक्शन देगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मैग्नीट्यूड निकालना तो सिर्फ F लिख लो, IL B को ऐसे लिख लो BIL, याद रखने में आसानी रहेगी। बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, बिल साइन थीटा। फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन, अगर थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर अगर 0 है तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन 0 0 होता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब L और B दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कंडक्टर अगर रखा है तो उस कंडक्टर पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। और अगर थीटा 90 है
तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। आप देख सकते हो इफ थीटा इक्वल टू 0 तो एफ बराबर आ जाएगा 0। अब थीटा बराबर 0 का मतलब ही पता होना चाहिए। ये थीटा है, ये एल है और ये बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है ये। अगर थीटा 0 साइन 0 0 तो फोर्स 0 आएगा। और इफ थीटा 90 है, अगर थीटा बराबर 90 तो साइन 90 कितना होता है 1, तो एफ बराबर आएगा बिल, ओनली बिल। तो ये था फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज, और दूसरा हमने पढ़ा फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बात यह है कि इन फोर्सेस की डायरेक्शन, वैसे तो हमें पता है बी और बी के परपेंडिकुलर होगी, एल और बी के परपेंडिकुलर होगी, तो निकालने के लिए हमारे पास रूल भी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हटा दे इसको, चलिए। तो लॉरेंज फोर्स हमने खत्म किया है अभी, और उसके आगे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को भी लपेट लिया है। लॉरेंज फोर्स में ध्यान रखने वाली बातें थी वो आपको बता दी थी कि और बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स मैक्सिमम होगा, वी और बी अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का मतलब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज या फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने रूल का नाम क्या बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए ध्यान से सुनिए, डायग्राम मेरे को बनाना आता नहीं। लेफ्ट हैंड रूल का अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स लीजिए, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, स्ट्रेस्ड इन सच ए वे दैट ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड की, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, फादर, मदर, चाइल्ड। याद कर लो, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। ये याद कर ले लो सबको, लोग सभी लोग याद कर लो भाई, फादर, मदर, चाइल्ड। ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको लेनी है, ये उंगली करंट की डायरेक्शन में लेनी है आपको। तो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा, ध्यान रखना। अब ऐसा मत करना मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं इधर है तो इस उंगली को ऐसे कर लो, ये फ्रेम चेंज नहीं करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इस उंगली को पूरा इधर घुमा के लो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो पूरा हाथ ऊपर कर लो, ऐसा नहीं ये उंगली ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तीनों फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये फिक्स है, समझ गए ना। ये थंब है भाई, मेरे से नहीं बन सकता है। ये इंडेक्स फिंगर है और ये फादर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड सी मतलब करंट। ये चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान पड़ गया। इंडेक्स फिंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, middle finger must be directed towards the current, then thumb will give the direction of force acting on the current carrying conductor in magnetic field। समझ गए ना। अगर मूविंग चार्ज की बात आ जाए तो ये उंगली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड को, ये वेलोसिटी को। वहां पर V और B होंगे ना, करंट नहीं होगा तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सबको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस लॉरेंज फोर्स पे। देखिए आपने देखा लॉरेंज फोर्स के फार्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो जिन लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है वो 11th का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो लेक्चर देख लें, इजी फिजिक्स बाय सुशील सर। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों वीडियो अलग अलग डाले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट में आई, जे और के ऐसे करके लिख लो।
आई जे और के। क्लॉक वाइज चलेंगे तो प्लस में आएगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई। एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो अगला वाला लेटर माइनस में आएगा। क्लॉक वाइज चलने पे प्लस में आता है और एंटी क्लॉक वाइज चलने पर माइनस में आएगा अगला वाला लेटर। इस चक्कर में ही घूमना है। और सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब आई क्रॉस आई करना है तो जीरो आएगा, जे क्रॉस जे करना है तो जीरो आएगा, के क्रॉस के करना तो जीरो आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये भी नहीं ध्यान है तो मैंने इस तरह से टेबल बना के आपको सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट लेना। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। आई का जे के साथ क्रॉस करना तो आई क्रॉस जे देखो, अगर जे क्रॉस आई देख लिया तो आंसर में उल्टा हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ करिए क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। A charged particle having charge 2 coulomb, having charge 2 coulomb, 2 coulomb चार्ज दिया गया है, 2 coulomb is thrown with velocity 2i plus 3j, वेलोसिटी दिया गया है 2i plus 3j in magnetic field, sorry, inside a region having a charged particle of 2 coulomb thrown in a region with velocity v, और वो रीजन क्या है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2j कैट एंड मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड 5k। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है वो है 5k कैट। ध्यान रखना, एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज इतना है इस वेलोसिटी से इस रीजन में फेंका गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और मैग्नेटिक फील्ड इतना है। पूछा गया है फाइंड द इनिशियल लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इस पे लॉरेंज फोर्स कितना लगेगा? तो मैंने बताया था लॉरेंज फोर्स F बराबर QE प्लस Q V क्रॉस B। तो Q तो भले ही कॉमन ले लो आप, E प्लस V क्रॉस B ऐसे कर लिया करो ताकि वेक्टर वेक्टर वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे। E का वैल्यू दिया गया तुम्हें कितना है 2j प्लस V क्रॉस B करना है, V दिया गया है 2i प्लस 3j और क्रॉस के 5k। अब यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बच्चा क्या करता है इधर एक टर्म दिखता है इसका गुणा इसमें करता है, इसका इसमें करता, हो गया गलत। आपको इसका गुणा इसमें करना ही नहीं, आपको दिस क्रॉस दिस करना है तो इसका गुणा इसमें करना है, मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। मैंने क्या बताया था, उल्टा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वैल्यू हम बाद में डाल देंगे। 2j तो ऐसे ही रखो प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ ना 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और i क्रॉस k। अब देखो भाई i क्रॉस k मतलब हम उल्टे जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो माइनस का j आएगा, तो 10 माइनस का j आएगा। फिर 2 का इसमें हो गया, अब 3 का करो, 3 5 जा 15, j क्रॉस k सही चल रहे हैं, j क्रॉस के सही चल रहे हैं, i आएगा 15i। अब आपका आंसर आ जाएगा, Q की वैल्यू डाल दो 2 है, माइनस का 10j और प्लस का 2j, तो माइनस का 8j प्लस का 15i और 2 बाहर है तो आंसर आ गया 15 2 या 30i माइनस 16j। ये फोर्स आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आया फोर्स। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना बताया था, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो प्लस नहीं आएगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था लॉरेंज फोर्स का। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए हटा देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। A charge particle of charge 1 millicouloum, a charge particle of charge 1, छोटा m जो होता है वो मिली के लिए होता है, बड़ा m मेगा के लिए होता है, म्यू माइक्रो के लिए होता है, मिलीकूलम, एंड मास 2 ग्राम इज मूविंग, मास कितना दिया गया 2 ग्राम, एंड मास 2 ग्राम इज मूविंग with velocity 5 meter per second, with velocity 5 meter per second in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla, in uniform magnetic field of 0.5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में गाउस भी है। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मतलब पहले हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा। अब यहां पर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया, तो हमने बताया था फोर्स का फार्मूला QVB साइन थीटा, और V क्रॉस B को जब हमने बोला था तो VB साइन थीटा आ गया, तो A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। तो इस तरह से ले लो मैक्सिमम के लिए, फॉर F मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स के लिए थीटा बराबर कितना था 90 था, साइन 91, तो F मैक्सिमम कितना होता है, F मैक्सिमम होता है QVB। अब आपको सारी चीजें दी गई, Q कितना दिया गया 1 मिलीकूलम ही दिया गया, तो 1 × 10⁻³ वेलोसिटी कितनी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया 0.5 टेस्ला, कर लो 5 5 या 25 तो 2.5 हो जाएगा, यह दशमलव है, इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये तो गया फोर्स मैक्सिमम। अब पूछा गया एक्सीलरेशन, तो F बराबर ma, दिस गिव्स A बराबर F/m। F कितना है 2.5 10⁻³ मास कितना दिया गया है 2 ग्राम, 2 × 10⁻³ किलोग्राम, ये गया 2 से काट दो 2.5 को, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से नोट करो फटाफट, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन से डरोगे बर्बाद हो जाओगे। हटाएं, तो आज बहुत ही छोटा टॉपिक था, एक लॉरेंज फोर्स आपने पढ़ा है, और ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आपको आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। 10th में रूल आपने पढ़े, तुमको फिर एक बार रिवाइज कर लेना, हालांकि मैंने बता दिया है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं अच्छे। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, देखिए स्पेसिफिक चार्ज दिया गया है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। स्पेसिफिक चार्ज दैट इज चार्ज पर यूनिट मास, या हम कह सकते हैं Q/m, या इलेक्ट्रॉन के केस में E/m, इलेक्ट्रॉन के केस में E/m। स्पेसिफिक चार्ज कितना दिया गया है 2 कूलम, 0.2 कूलम पर kg, मतलब Q/m दिया गया है 0.2 कूलम पर kg, कूलम पर kg। वेरी गुड। हैज वेलोसिटी 2i-3j, वेलोसिटी 2i-3j मीटर पर सेकेंड, यूनिट बहुत ध्यान रखना। एट सम इंस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5i + 2j, मैग्नेटिक फील्ड 5i + 2j टेस्ला। अब तो कुछ है ही नहीं यार इसमें। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल,
पॉज करो 1 मिनट, करके देखिए। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ के, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अभी मैंने बताया था ए बराबर फार्मूला होता है F/m, F होता है Q, B क्रॉस B अपॉन M। तो देखिए Q/m आपको डायरेक्ट दिया गया है, आपको सिर्फ B क्रॉस B निकालना है, हो गया क्वेश्चन। ए बराबर करिए Q/m कहाँ दिया गया, ये 0.2 रख लो वहाँ, तो ब्रैकेट मारो, V क्रॉस B, V है 2i - 3j क्रॉस B 5i + 2j। बहुत बड़ी गलती होती है इसी क्रॉस प्रोडक्ट में, और मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेने का एक तरीका और बताया था, मैं यहां बताने का प्रयास करूं। देखिए B क्रॉस B अगर निकालना आपको, i j k लिख लो, मैंने बताया था इस तरह से, i का फैक्टर है 2, j का है -3 और k का है 0, यहाँ 5, 2 और 0, समझ दो। अब हमने बताया था i का लेंगे क्रॉस, इसको बंद करेंगे ये 0 हो जाएगा, माइनस j का लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस k का लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो 2 2 जा 4, माइनस का चिन्ह लगाओ, 5 3 जा 15, माइनस का 15, 15 4 19 के आएगा आंसर इसका। आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो मैंने कहा ना, मेरा वीडियो लेक्चर इजी फिजिक्स बाय सुशील सर देख लें, क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो लेक्चर दिया गया है, तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, यहाँ कोई गलती की चांस नहीं है। तो a बराबर 0.2 इंटू 19k, 19 दूनी 38, 3.8 k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पार्टिकल का एक्सीलरेशन 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। ये चले थे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप अपने आप कीजिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका बेस है चैप्टर का बायो सेवर्ट्स लॉ। तो सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर देखते रहना भाई, आपका सिलेबस बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। हटाएं इसको, देख लो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए क्वेश्चन में लॉरेंज फोर्स के। एक और क्वेश्चन देता हूं बढ़िया, वो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, सेम है, इसी पैटर्न पे है। जब फार्मूला ही एक है तो पैटर्न कहां से अलग अलग हो जाएंगे भाई, आपको पता ही है। क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड I - j, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है I - j टेस्ला, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ, एक्सीलरेशन दिया गया है 2i + αj, एक्सीलरेशन दिया गया है 2i + αj मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। A charged particle moving in magnetic field I - j Tesla has an acceleration of 2i + j at some instant. Find the value of alpha. अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ी देर पहले जब लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, ध्यान से सुनिए, तो मैंने बताया था फोर्स की डायरेक्शन होती क्या है, V और B, मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी, दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। बस यही चीज यहां पकड़नी है, नहीं तो अल्फा कैसे होगा। अब आपको पता है ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन, भाई जिधर पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उधर ही एक्सीलरेट होगा। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन पार्टिकल का है और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं यार। B
बी एफ फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है? मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ है तो फोर्स इधर जाएगा, वेलोसिटी यहाँ है, फोर्स इधर जाएगा। अब जिधर फोर्स होता है उधर ही, इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। एज बी एंड ए आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, अल्फा आ जाएगा। ध्यान से समझिए, दोनों चीजें परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन दिया नहीं गया है, लेकिन हमें पता जो फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पे वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, मतलब बी डॉट ए बराबर जीरो। तो आएगा, आई से डॉट करेंगे तो 2 आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट भी नहीं पता है भाई, 2i प्लस अल्फा जे। आई का आई से करो तो 2 आएगा, माइनस जे तो माइनस का अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा बराबर में 2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो। लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें फिक्स हैं कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान यहां रखना है। एफ डॉट बी भी 0 होगा लॉरेंज फोर्स के केस में, और एफ डॉट बी क्या होता है? पावर होता है। तो पावर डिलीवर्ड कितना होता है? 0 होता है। ये सारी चीजें हिडन है। लॉरेंज फोर्स टॉपिक बहुत छोटा है, यहाँ पर बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसका मतलब वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। एफ डॉट बी कितना होता है? 0। तो पावर कितना होगा? 0। तो लॉरेंज फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड कितना होता है? 0। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो उसमें छिपी हुई हैं। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन दिया था, अब बच्चा अगर अल्फा कैसे निकाले, हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया और सब कुछ दे दिया गया। एक्सीलरेशन दे दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया, अल्फा पूछा गया। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, अल्फा आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये पावर वाला भी कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। पावर डिलीवर्ड कितना होता है? 0 होता है। तो लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बतानी चाहिए कि लॉरेंज फोर्स हमेशा बी और बी के परपेंडिकुलर लगता है। वी और बी सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 तो फोर्स नहीं लगेगा। एफ और बी परपेंडिकुलर होते हैं, एफ और बी परपेंडिकुलर होते हैं, ए और बी परपेंडिकुलर होता है, पावर डिलीवर्ड 0 होता है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बक रहा हूं, आपको तो बक नहीं लगेगा, उनको सबको आप नोट कर लेना। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था लॉरेंज फोर्स, ये कंप्लीट हुआ है। मैंने कहा आज चैप्टर स्टार्ट किया गया है, आज जो है ना वो चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो बिल्कुल एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। आप ढंग से सारे पढ़ते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, तो फिर आपको फिर आगे से कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए वॉच रेगुलरली वीडियोज, कॉपी पेन लेकर के बैठें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आप जब वीडियो नहीं देख रहे हो तब उन नोट्स को रिवाइज कर लें आप। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, नीट और जेई में सिलेक्ट होने के चांस उतने ही ज़्यादा % बढ़ जाएंगे। नीट का पेपर इतना इजी आता, जेई मेंस का इतना इजी आता, बस एडवांस में थोड़ा सा टफ आता है। तो वहाँ तक पहुँचने की बात बाद में करेंगे। पहले आप मेंस को क्वालिफाई करें, नीट तो क्वालिफाई करें। नीट का कट ऑफ 85% जाता भाई, क्यों? पेपर बहुत ईजी आता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं, आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पहला वीडियो लेक्चर था। इसमें हमने ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट बताया, मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये बताया गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये बताया गया। फिर मूविंग चार्ज पे फोर्स, इसको लॉरेंज फोर्स आपने कहा, वो क्या होता है, और करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स आपने निकाला बिल साइन थीटा, वो क्या होता है। और हमने कुछ लॉरेंज फोर्स के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। पूरा सिलेबस बोर्ड का विद नीट एंड जेई प्रॉब्लम्स आपको मिल रहा है घर बैठे। बेल आइकॉन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सारे चैप्टर्स के सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर्स आ रहे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इजी फिजिक्स बाय सुशील सर टाइप कीजिए, जो भी चैप्टर देखना आपको आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो रेगुलर स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोज को देख रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।